जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? तैयारी आपकी कैसी चल रही है? अच्छी तो चल रही है। आपका मैं उत्तर प्रदेश पुलिस बैच में हिंदी पढ़ा रहा हूँ। हिंदी में आपको मैंने कल बताया था कि हिंदी साहित्य चल रहा है, इसमें साहित्यिक हिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं। और साहित्यिक हिंदी में मैंने आपको बताया था कि यानी कि आपका हिंदी का विकास कैसे हुआ। तो मैंने इतना आपको बता दिया था कि हिंदी का जो विकास है, मैंने बताया था कि सबसे पहले संस्कृत हुई और संस्कृत के बाद हमारी कौन सी भाषा बोली गई? पाली बोली गई। अब पाली के बाद हमारी कौन सी भाषा बोली गई? प्राकृत बोली गई। अब प्राकृत के बाद किस भाषा का? अपभ्रंश भाषा आई। अपभ्रंश भाषा के बाद मैंने बताया था अवट आया था, और अवट के बाद जो हमारी भाषा आई थी वो हमारी प्राचीन हिंदी, या कह सकते हैं हिंदी। हिंदी का हमारा मैंने आपको बताया था कि जो संस्कृत होती है, संस्कृत में मैंने बताया था कि दो चीजें हैं। एक वैदिक संस्कृत, एक वैदिक संस्कृत, और दूसरा मैंने बताया था लौकिक संस्कृत। और मैंने बताया था कि इसकी रचना किसके समय हुई थी। मान लीजिए पाणिनि थे, जो इसे जनक कहे जाते हैं संस्कृत के। फिर आपका पाली आया। पाली भाषा को कौन लेकर आया? गौतम बुद्ध लेकर आए। यानी कि गौतम बुद्ध ने अपने सारे उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिया था। फिर आपका प्राकृत भाषा आया। अब प्राकृत भाषा में किसने स्टार्टिंग किया? महावीर स्वामी ने किया। लेकिन जब हमारा अपभ्रंश आया, तो अपभ्रंश क्या हुआ? इन दोनों का ही परिवर्तित रूप था। यानी कि अगर पूछे कि पाली और प्राकृतिक का परिवर्तित रूप क्या है? अपभ्रंश है। और अपभ्रंश का मैंने अर्थ बताया था, क्या होता है इसका अर्थ? पतन होता है। और अवट का मतलब कि अपभ्रंश का परिवर्तित रूप होता है। और इसी से अवट से आगे चलकर हमारा किसका निर्माण हुआ? हिंदी का। और हिंदी के जनक किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाना जाता है, ऐसा मैंने आपको क्लास में बता दिया है। और मैंने आपको बस इतना ही लिखाना है, मैंने सीधा आपको समझाना है। बस समझा कर ये बताया था मैंने कि आप जब भी करेंगे तो करेंगे क्या? हमें विस्तृत नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके एग्जाम में केवल वन लाइनियर क्वेश्चन आते हैं, यानी कि प्रश्न का उत्तर। और मैंने आपको बताया था कि केवल प्रश्न से उत्तर आपको याद करना है, बहुत विधिवत याद नहीं करना है। जैसे में मैंने एक चीज लिखवाया था कि जो हिंदी है, हिंदी जो है किस भाषा का शब्द है। अगर परीक्षा में आएगा तो आप बताएंगे कि ये फारस, यानी कि फारसी शब्द, जो कहाँ से लिया गया है? ईरान से लिया गया है। यानी कि जो हमारा हिंदी है, कैसा शब्द है? फारसी शब्द है। ठीक है। और ये जो हिंदी है, हिंदी किस लोग की देन है? तो ईरान के लोगों की देन है कि ये हमारा जो नाम पढ़ा है, क्या पढ़ा? हिंदी पढ़ा। ठीक है। आगे क्वेश्चन मैं आपको बस केवल वन लाइनियर पढ़ाऊंगा। मैं वन लाइनियर कैसे लिख रहा हूं, आप इसे क्या करिए, एकदम पूरा याद करिए। देखिए आगे, देखिए आप, मैंने पूरा लिखा। आपको याद होना चाहिए कि जो मैंने बताया था, जो अपभ्रंश भाषा थी, अपभ्रंश भाषा जब आई तो उसके आपसे पूछेगा कि जनक कौन थे, या उसका कह सकते हैं अपभ्रंश का वाल्मीकि कौन था। तो अपभ्रंश के वाल्मीकि जी स्वयंभू थे। और स्वयंभू जी के द्वारा अपने मैंने बताया था कि हिंदू भाषा जो होती है वो क्या हुई? आगे बढ़कर आई। उसके बाद जो हमारा आया शिशुकाल। शिशुकाल मतलब होता है कि हमारे हिंदी का प्रारंभ कहाँ से हुआ। तो हमारे शिशुकाल मतलब जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसका भी हम देखते हैं, उसका नामकरण पहले आता है, फिर उसका नामकरण हम रखते हैं। उसी प्रकार हिंदी भाषा का जो प्रारंभ होता है, अर्थात जहाँ शिशुकाल काल बोलते हैं उसे आदि काल को बोलते हैं। और आदि काल को बोलने के बाद अगर पूछ दे कि ब्रज भाषा साहित्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन है, तो हमारा सुधीर अग्रवाल जी थे, जिन्होंने क्या किया? प्रद्युम्न चरित्र की रचना की थी। और उसके बाद जो अवधि की जो पहली कृति थी वो चंद्रयान लोरकहा था, जो लेखक मुल्ला दाऊद द्वारा लिखी गई थी। लेकिन इसके बाद जो हमारा मध्यकाल आया, इतना तो हमने किसमें पढ़ा
यानी कि अगर आपसे प्राचीन हिंदी तक की बात करेगा तो हमें क्या हुआ, प्राचीन हिंदी में हमने कहाँ तक पढ़ा, स्वयंभू तक। लेकिन उसके बाद अपभ्रंश के बाद जब हमारी कोई अगर कृति आई, कोई भाषा आई तो मध्यकाल में आई। अब मध्यकाल में 3 भाषाएं उभर कर आई, ब्रज भाषा, अवधी और आपकी खड़ी बोली। तो सबसे पहले जो ब्रज भाषा थी, तो ब्रज भाषा के मुख्य जो कवि माने जाते हैं, सूरदास माने जाते हैं। जो सूरदास थे 8 कवियों का एक समूह था। 8 कवियों के समूह में सूरदास सबसे प्रमुख माने जाते थे। जो सूरदास थे उनको अष्टछाप यानी कि 8 कवियों का जो समूह होता था उसमें अष्टछाप यानी कि अष्टछाप में सबसे पहले विठलनाथ के कुछ थे और कुछ क्या थे, अन्य लोगों के शिष्य थे। कहने का मतलब विठलनाथ के शिष्य में जो हमारे सूरदास थे, सूरदास ने क्या किया, वो पूरे अष्टछाप मतलब जो 8 लेखों का समूह था उसमें इनको क्या कहा गया, अष्टछाप का जहाज कहा गया। फिर उसके बाद जो बंगाल था, बंगाल में क्या किया, कृष्ण भक्त कवियों द्वारा, जो कृष्ण भक्त यानी कि ब्रज भाषा, अगर आपसे पूछेगा बंगाल में ब्रज भाषा को किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रजबुली नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ब्रजबुली। और मध्यकाल जब आता है तो मध्यकाल में 3 भाषाएं सामने निखर कर आती है, ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली। और उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर लिख भी दिया है टोटल कि यहाँ पर देखिए मैंने पॉइंट मैंने लिखा है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है, हिंदी साहित्य का शिशुकाल किसे, आदि काल को कहा जाता है। फिर मैंने बताया कि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये किसने कहा, इकबाल ने कहा ये बात। यानी कि इकबाल, अगर आपका क्वेश्चन आता है हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा किसने कहा, तो इकबाल ने कहा। फिर आता है ब्रज साहित्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ, वो कौन सा था, जो पूछे आपका ब्रज भाषा साहित्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ, तो प्रद्युम्न चरित्र था, जो किसके द्वारा लिखा गया था, सुधीर अग्रवाल के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद अवधी भाषा आती है, तो अवधि में होता क्या है, अवधि में ये होता है कि जो अवधि की पहली कृति थी वो चंदायन लोर कहा जाता था, जिसके लेखक मुल्ला दाऊद थे। इसके लेखक कौन थे, मुल्ला दाऊद। मध्यकाल में हुआ ये कि 3 भाषाएं सामने आई, और 3 भाषाएं में मतलब प्राचीन के बाद यानी कि अपभ्रंश के बाद 3 भाषाएं सामने आई। एक आया ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली। तो ब्रज भाषा में सबसे पहले मुख्य जो ब्रज भाषा में अगर कोई लेखक मानता है तो सूरदास को माना जाता है, जिसे अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। और बंगाल में कृष्ण भक्त कवियों द्वारा प्रचारित भाषा को, ध्यान देना, बंगाल में कृष्ण भक्त कवियों द्वारा प्रचारित भाषा को ब्रजबुली के नाम से जाना जाता था। तो हुआ क्या, ब्रज भाषा के कवि कौन थे, तो ब्रज भाषा में आपके सूरदास थे, नंददास थे, रसखान थे और मीराबाई थे। इन चारों लोग का नाम विशेष तौर से आता है कि ब्रज भाषा के लेखक कौन थे आपके, तो ये चारों लोग आता है। और अवधि में जो मुख्य रूप से आता है, जो अवधी भाषा में जो मुख्य रूप से आता है वो जायसी जी का आता है, जिनकी एक प्रसिद्ध रचना है पद्मावत। फिर तुलसीदास आते हैं, जो तुलसीदास थे इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना में आपका रामचरितमानस आता है, जिसमें भगवान राम का वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद नूर अहमद की एक प्रसिद्ध रचना आती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंद्रावती कहते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि अवधी भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे, जायसी, तुलसीदास, नूर मोहम्मद। अब हमारा खड़ी बोली में कौन आते थे, तो खड़ी बोली के देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको मैंने बताया कि अभी कि ब्रज भाषा के कौन कवि थे, अवधि के कौन कवि थे, लेकिन अब खड़ी बोली जब आती है तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, खड़ी बोली के कवि थे कबीर, नानक, दादू, मलुकदास, गंग। और सबसे पूछता है कि गंग की पहली रचना कौन थी, तो आपका छंद वर्णन की महिमा। और पूछता है कि खड़ी बोली की पहली कीर्ति कौन थी, रचना कौन थी, तो गोरा बादल की कथा, जिसके रचनाकार जटमल जी थे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम में के देश से लेकर, ये दोनों रचनाएं बहुत ही है।
और आपको मैंने बताया कि जो अष्टछाप के कवि थे उसमें 8 कवियों का समूह था, जिसमें 4 विठलनाथ के शिष्य थे तो 4 वल्लभनाथ के शिष्य थे। वल्लभनाथ जो थे, वल्लभनाथ में सबसे इंपॉर्टेंट थे कौन? सूरदास। सूरदास को क्यों लिया गया? जो सूरदास थे ये विठलनाथ के गुरु कह सकते हैं या वल्लभनाथ यानी कि वल्लभ के क्या थे? प्रवर्तक थे, अर्थात इनका शिष्य भी कह सकते हैं। लेकिन जिसमें पुराने थे आपके सूरदास, इसलिए इसे किसे कहा जाता था? अष्टछाप का जहाज कहा जाता था। अष्टछाप का जहाज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अष्टछाप का जहाज। तो आपसे पूछता है कि विठलनाथ के शिष्य कौन कौन थे? विठलनाथ के शिष्य नंददास थे, चतुर्भुज दास थे, गोविंद स्वामी थे, छीत स्वामी थे। अगर वल्लभनाथ के शिष्य कौन कौन थे? तो सूरदास, परमानंद दास, कुंभरनाथ दास और कृष्णदास। ये था हमारा क्या? ये सब लेखक थे, यानी कि कौन कहां पर थे। तो अब हम क्या आ गए? धीरे धीरे हम जो आए कंडीशन, धीरे धीरे ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ से जो भी मैं बता रहा हूं, देखिए संस्कृत, संस्कृत के बाद हम आए कहा? पाली, पाली के बाद कहाँ है? प्राकृत, अपराकृत के बाद कहाँ है? अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद कहाँ आ गए? अवहट, और अवहट के बाद जो आए हम कहाँ? हिंदी। हिंदी में हमने पढ़ा कि प्राचीन हिंदी। अब प्राचीन हिंदी में हमने आपको ये सब भाषाएं पढ़े, लेकिन जहाँ हिंदी है इसके बाद हम मध्य हिंदी में आए। मध्य हिंदी में हमने 3 भाषाएं, मध्यकाल में 3 भाषाएं प्रचलित हुई, एक ब्रज भाषा, एक अवधी, एक खड़ी बोली। तब हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? खड़ी बोली। क्या नाम है? उसका नाम है खड़ी बोली। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? खड़ी बोली के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमने पढ़ा क्या? आप देखें कि हमने ब्रज मध्यकाल युग में किसको पढ़ा? ब्रज भाषा, अवधि और खड़ी बोली। खड़ी बोली का जो आविष्कार हुआ यहीं से हमारी हिंदी की स्टार्टिंग हो गई। तो इसमें हुआ क्या? भारतेंदु पूर्व युग, यानी भारतेंदु पूर्व युग का मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं क्या? पूर्व में, पूर्व से 1850 तक, 50 ईस्वी तक। ठीक है, तो लगभग कहीं कहीं आप देखेंगे भारतेंदु युग हो गया। भारतेंदु युग का 1850 से 1900, और द्विवेदी युग का 1900 से 1922 कहीं दिया रहता है, कहीं 1920 भी होता है। और छायावाद युग को 1918 से 1936 ईस्वी तक, और प्रगति युग को 1936 से 1946 ईस्वी तक। इसके बाद क्या आता है? प्रगति युग के बाद जब आता है जिस समय हम लोग हैं, तो देखिए जो भारतेंदु युग है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर रखा गया? भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर रखा गया। अगर पूछेगा आपसे कि भारतेंदु किसके नाम पर रखा गया, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर। फिर द्विवेदी आ गया, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी के नाम पर ये हमारा द्विवेदी युग का नाम पड़ा। फिर उसके बाद छायावाद युग आया। जो छाया युग आया इसको हम कहते हैं स्वर्ण युग। अगर आपसे कोई पूछेगा स्वर्ण युग किस युग को जाना जाता है, तो स्वर्ण युग छायावाद युग को जाना जाता है। तो कुछ भारतेंदु पूर्व युग यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के पहले कुछ कवि थे, उन कवियों की प्रमुख रचना कौन कौन थी मैंने यहाँ पर लिख दिया। जैसे में सदा सुखलाल नियाज थे, जैसे सदा सुखलाल नियाज, इनका नियाज भी नाम था, सदा सुखलाल नियाज थे, जिनकी प्रमुख रचना कौन थी? सुख सागर थी। इनका नाम था सदा सुख, जिस समय है सुख उसी में भरा है सागर, यानी कि नाम याद करेंगे सुख सागर की रचना किसकी है? सदा सुखलाल की। और सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका यूपी पुलिस में आ चुका है, यूपीपी में एक क्वेश्चन, यानी कि रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? तो इंसा अली खां की रचना है। यानी आपसे पूछ देगा कि रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है, तो इंसा अली खां की रचना है। और उसी प्रकार प्रेम सागर, प्रेम सागर लल्लू लाल जी की है, यानी कि लल्लू लोग प्रेम करते हैं, देखते हैं ना कि जितने लल्लू हैं वही प्रेमी हैं। तो समझिएगा कि प्रेम से हम लल्लू जी की याद करेंगे,
यानी कि लल्लू लाल जी की रचना कौन है? प्रेम सागर। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन आ चुका है, यानी कि सदल मिश्र की जो रचना है नस्कुतोपाख्यान, ये किसकी रचना है? सदल मिश्र की। तो आप कह रहे हैं क्या, एक रचना और है खालिक बारी। खालिक बारी जो रचना है अमीर खुसरो की है, ये आप याद कर लीजिएगा। अमीर खुसरो की एक रचना है, अमीर खुसरो की एक रचना है और रचना का नाम है खालिक बारी। खालिक बारी यानी कि खालिक बारी पूछेगा आपकी किसकी रचना है, तो अमीर खुसरो की रचना है। अगर आपसे पूछे, ध्यान समझिएगा, अमीर खुसरो की रचना, अगर आपसे पूछे कि भारत का तोता किसे कहते हैं, भारत का तोता, देखिएगा, जो भारत का तोता है उस किसे कहते हैं? वो अमीर खुसरो को ही भारत का तोता कहा जाता है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ रहे भारत का तोता किसे कहा जाता है, तो अमीर खुसरो की, अमीर खुसरो की रचना खालिक बारी है। तो मैं आपका एक क्लास यहीं पर खत्म करता हूं, और आप ये पूरी क्वेश्चन जितना भी मैं बता रहा हूं ये आपका एक लाइनियर क्वेश्चन है, यानी कि समझ के चलिए कि आपको केवल मक्खन मिल रहा है और उसी को आपको खाना है, और उसको मतलब इसको केवल पढ़िए और जाकर केवल पेपर में छापिए। आपका ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा और इसी से संबंधित आएगा। मैं केवल वन लाइनर दिखा रहा हूं कि जिससे आप केवल याद कर सकें, आपको अच्छा से कंटेक्ट मिले। तो मैं आपका एक क्लास इतना ही रखता हूं, अगला क्लास कल देखते हैं। जय हिंद दोस्तों।